ट्रेन के लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त छालदा पहुंचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन खत्म होने से पहले मैं छालदा पहुंच जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर नीमा गांव तक। ट्रेन नीमा गांव तक नहीं जाती थी, छालदा से नीमा गांव के लिए बस पकड़नी पड़ती थी। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। मैं इस जगह से अनजान था। मैं नीमा गांव अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले मेरे पिताजी खुद आने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। छालदा कुछ हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा होना ही था। इसकी वजह यह भी थी कि स्टेशन छालदा से बहुत दूर था और मैं इसी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। ठंड से मेरे हाथ पांव सुन पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो पहुंची नहीं थी या फिर शायद उस वक्त थी ही नहीं। कच्चे रास्ते के किनारे पर कुत्तों के भौंकने की आवाजों से मैं ये अंदाजा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। तभी मेरा गुजारा एक घर के सामने से हुआ तो सोचा कि कुंडी खटखटाकर घर के किसी न किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता मालूम कर लूं। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए हो। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल के चलने की आवाज सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं उससे कुछ पूछता, मगर मेरे पूछने से पहले वो मुझसे खुद ही बोल पड़ा। लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को बहुत गौर से देखा तो वो सिर से लेकर पांव तक कंबल ओढ़े हुआ था। अगर वो कुछ ओढ़ा भी ना होता तब भी इतना अंधेरा था कि मैं उसकी शक्ल को ठीक से नहीं देख सकता था, मगर उसकी आवाज से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो जरूर कोई 40-45 साल का आदमी रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। उसकी साइकिल पतली गलियों से गुजरने लगी। तभी हम लोग एक खंडर जैसे घर के बाहर से गुजरे। मैं कैरियर पर अपना एयरबैग संभाले आंखें फाड़ फाड़ कर चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल की खड़खड़ की आवाजें ना जाने कहां तक जा रही थी। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अब इतनी देरी भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा ही छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम लोग घने खेतों से गुजर रहे थे तभी उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा। बस पहुंचने वाली होगी, ये आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत है कि मैं मिल गया, वरना ये बस आपको कभी नहीं मिलने वाली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी वजह से आप इतनी मुसीबत उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, उसने खड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। मैं तो अपने खेत से लौट कर घर जा रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो मैं समझ गया कि आप मुसाफिर हो। तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है क्या? बिजली तो है, मगर केवल 3 घंटे के लिए ही आती है, कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है बाबू। यहाँ पर लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। क्या करे, इतनी सर्दी है और ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकलकर खुले में पहुंचे ही थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरों में तारों की रोशनी में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा था वो भी गायब हो गया, मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार को बहुत अच्छी तरह से जाना पहचाना सा लगता था। वो साइकिल को ऐसे चला रहा था जैसे अंधेरा और उजाला
उसके लिए बराबर हो। तुम भूत की बात कर रहे थे? मेरे भूत कहने पर वो जोर से हंसने लगा। मैंने मजाक किया था बाबू। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब सी ही लग रही थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज मुझे सुनाई दी। लो आ गई आपकी बस बाबू। वो साइकिल रोक कर बोला। मैंने साइकिल से उतरकर देखा तो मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया। मैं हैरत से चारों तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। कहाँ है बस? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरा इतना कहना ही था कि बस की आवाज तेजी से मेरे करीब आ गई और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेर की परतों से निकलकर अपने पास पहुंचते हुए पाया। तेज आवाज के साथ वो रुक गई। वो जंग लगी टीन और लोहे की आवाज थी। ना बस के अंदर कोई रोशनी थी, ना उसके बाहर। बस में हेडलाइट तक नहीं थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जमाने की बस थी। मैंने उसे देखकर यही महसूस किया कि ये कम से कम इस सदी की तो बस बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में आज भी यही सब चलता रहता है जिसको दुनिया त्याग चुकी है, जैसे कि पुरानी मशीनें, पुरानी गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वो कंडक्टर ही लग रहा था। बस की तरह उसकी भी केवल सिर्फ छाया ही देख सकता था मैं। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को नीमा गांव तक छोड़ देना। मैं बस के ऊपर चढ़ गया और चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वो दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से किसी को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सीट पर सिर टेक कर माहौल का जायजा लेने की कोशिश की, मगर मुझे माहौल सही ही लग रहा था। बस जोर जोर से हिलती हुई चल रही थी। असल में वो बस केवल रेंग रही थी। उसमें स्पीड जितनी कम थी, शोर उससे कहीं ज्यादा था। जिस बस में हेडलाइट तक ना हो वो आपको आपकी मंजिल पर ही पहुंचा दे तो ही गनीमत समझ लीजिएगा। सीट पर बैठे हुए फिर मुझे उन लोगों का ख्याल आ गया जहां पर मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा कि पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे, कोई आने वाला भी है या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए उनकी कल्पना करने लगा। खबर के मुताबिक वो लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने आए होंगे। ना जाने कितनी देर तक मेरा इंतजार किया होगा और शायद नाराज होकर लौट गए होंगे। खबर देकर भी मेरे न आने पर उन्होंने आपस में ना जाने क्या क्या कहा और सुना होगा। शायद वो यहाँ तक सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता ही नहीं करना चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल आया कि हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उनके दिमाग में पहले से हो और वो अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा विचार ही सही हो, वरना इतनी रात में उनका घर कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बस स्टैंड से उनका घर कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के भीतर भी पसरा हुआ था। ना जाने कितने लोग बस में पहले से ही सवार थे, कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे। मगर मुझे हैरत थी कि किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर कोई बोल भी रहा होगा तो जंग लगी टीन के ठप्पर के उस शोर में शायद ही उन्हें कोई सुन पा रहा होगा। मेरे बगल की सीट भी खाली थी। मैंने गौर से देखा तो पता चला कि आगे और पीछे की सीट पर भी कोई नहीं था। अचानक मेरे चेहरे पर एक रोशनी पड़ी तो मैं चौंका। मेरी 25 साल की जिंदगी में मैंने पहली बार देखा था कि किसी बस में टॉर्च के जरिए कंडक्टर अपना काम चला रहा था। टॉर्च के अलावा बस में कहीं भी किसी इंडिकेटर तक की रोशनी नहीं थी। सब कुछ मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं उस कंडक्टर को बहुत गौर से देखने लगा। मेरे इस तरह देखने पर वो कंडक्टर भाग गया कि मैं उसे ही देख रहा हूं।
उसने फिर मेरी तरफ देखकर कहा, बाबू साहब, आप नीमा गांव जाएंगे? तब तक उसने टॉर्च बंद कर ली थी। हाँ, मुझे एक नीमा गांव का टिकट दे दीजिए। मगर उसने मेरी बात तो जैसे सुनी ही नहीं और तुरंत ही अपना अगला सवाल कर दिया। जिस आदमी के साथ आप आए थे, क्या आपने उसकी सूरत देखी थी? नहीं, मैंने उसकी सूरत नहीं देखी क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था ना। मैंने उस कंडक्टर से कहा और कुछ देर तक वो मेरी बात सुनकर खामोश रहा और मुझे बहुत गौर से देखने लगा। हालांकि अंधेरे में मुझे केवल उसकी छाया ही दिखाई दे रही थी। मैंने गौर किया कि वो मुझे देख नहीं बल्कि घूर रहा है। बाबू साहब, एक बात कहूं आपसे? कहो, क्या बात है? बाबू साहब, मैंने उसे देखा था। ओ, तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने उसे देखा था। हो सकता है कि तुमने उसे देखा हो क्योंकि तुम्हारे पास टॉर्च है, लेकिन तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने उसे सवालिया नजरों से देखकर कहा। हालांकि अंधेरे में मैं उस कंडक्टर की भी शक्ल नहीं पहचान पा रहा था। कुछ देर बाद कंडक्टर की आवाज मेरे कानों में टकराई। जिस आदमी के चेहरे पर नाक, आंख, मुंह कुछ भी ना हो, आप कैसे इतनी दूर तक उसके पीछे साइकिल पर बैठकर आ गए? मैं उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंक गया। उसने बात ही बहुत उलझने वाली की थी। मैं अब तक उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। फिर मैंने थोड़ी तेज आवाज में कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं बाबू साहब, उस आदमी की गर्दन के ऊपर खोपड़ी थी ही नहीं। बाबू, वहां तो बस मुझे कोई कीड़े जैसी चीज दिखाई पड़ रही थी। मैं उसकी बात सुनकर बैठा का बैठा रह गया। मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, मगर वो इतनी अजीब बात इतने इत्मीनान भरे लहजे में मुझे सुना रहा था जिससे कि कोई बात ही ना हो। मेरे दिल में ख्याल आया कि इस कंडक्टर ने या तो शराब पी रखी है या फिर ये चरस गांजे के नशे में है। ऐसे इलाके में जहां पुलिस या कानून का डर लोगों को बस नाम का होता है, वहां ऐसी बातों का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ आपको कंडक्टर व ड्राइवर तो क्या, थानेदार से लेकर चौकीदार तक भी नशे में धुत मिल सकते हैं। मैं उस कंडक्टर से कुछ कहने ही वाला था कि तभी मुझे बस के अंदर किसी के हंसी की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कंडक्टर की बात पर कोई हंसा हो और उसकी हंसी भी ऐसी थी जैसे किसी का गला फंस गया हो। कंडक्टर ने उस हंसी की दिशा में गर्दन घुमाकर देखा कि कौन उसकी बात पर हंसा है। शायद उस कंडक्टर को उसका हंसना अच्छा नहीं लगा था। उसने मुझसे फिर कहा, आगे से इतनी रात को किसी अजनबी के पीछे साइकिल पर बैठने से पहले उसकी सूरत जरूर देख लीजिएगा। मेरी ये सलाह लाखों रुपए की समझिए बाबू साहब। जैसे ही उस कंडक्टर ने अल्फाज कहे, मुझे फिर से किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। जैसे कि कंडक्टर की बात पर कोई दोबारा हंसा हो। कंडक्टर ने एक झटके से उस तरफ देखा जहां से हंसी की आवाज आई थी। उसने टॉर्च जला दी और उस टॉर्च का रुख उस तरफ कर दिया जहां से वो हंसी की आवाज आई थी। मैंने देखा कि टॉर्च की रोशनी मेरी सीट की तरफ से लौटते हुए एक सवारी के सर पर पड़ी। मैंने देखा कि उसके कान के नीचे खून की धार बह रही थी। अगले ही पल रोशनी वहां से हट गई। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का भ्रम है और अगले ही पल लगा कि उस आदमी को बता देना चाहिए कि उसके कान के नीचे से खून बह रहा है ताकि वो अपने घाव पर ध्यान दे। अक्सर ऐसा होता है कि घाव तो होता है मगर उसमें दर्द नहीं होता और घाव से खून बगैर दर्द के ही बहने लगता है। मुझे लगा कि उस आदमी को बता देना चाहिए। यही सोचकर मैंने उस आदमी से तेज आवाज में कहा, भाई साहब, आपके कान के नीचे से खून बह रहा है।
जैसे ही मैंने उस आदमी से ये कहा, मेरे कानों में उसी आदमी की आवाज टकराई। हाँ, मुझे पता है, मेरे कान के नीचे खून बह रहा है क्योंकि मेरे सिर में गोली लगी हुई है। कुछ लोगों से मेरा झगड़ा हो गया था और इसी बात पर मुझ पर एक मुकदमा भी चल रहा है। एक दिन उन्होंने मुझे गोली मार दी जो अब तक मेरे सिर में धसी हुई है। इतना कहकर वह आदमी खामोश हो गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि अब वो व्यक्ति जोर से हंसेगा और कहेगा कि उसने मजाक किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।